भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार। तो अभी जो है हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें शनिवार तक हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पूरा खत्म कर दिया था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये कैसे सिद्ध किया जाए कोई संख्या अपरिमेय है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर यानी कि इसे हम p बटे क्यू भी कहते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पर जो q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हर का मान 0 ना हो, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या में आ जोड़ दिया गया। ठीक, आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं। किसी भी चीज, जैसे कोई शब्द दिया है, अरे कोई भी शब्द हो, जैसे जय दिया है, जय का मतलब जीतना, और अजय जिसे जीता ना जा सके, ना आ गया ना, यानी कि मनाही के लिए होता है। तो इसी तरह अपरिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं की उल्टी होती हैं। जय का, ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते थे, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते थे। अब जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो हम इन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि p बटे q के रूप में हम इन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं। तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब कहिए कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? शून्य, तो शून्य के नीचे जब कुछ नहीं है, कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या, पूर्णांक है, कुछ भी है, पूर्णांक भी है, उसके बटे में कुछ नहीं है तो हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी नहीं होता है जब बटे में, तो हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो शून्य के बटे में कुछ नहीं था, हमने 1 लिख लिया, अब बटे में 1 तो आ गया, और 1 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए जो शून्य है हमारा, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब 2 ले लीजिए, 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो 2 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए यह भी हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब कहिए अच्छा 1 बटे 0 क्या परिमेय संख्या है? तो बटे में यहाँ पर शून्य आ रहा है, और यहाँ पर क्या दिया था? q का मान 0 ना हो, हर का मान 0 ना हो। अगर हर का मान 0 होगा, q का मान 0 होगा, तो हमारी जो संख्या है ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक, इसलिए 1 बटे 0 अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या है उसके बटे में अगर 0 आ रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवालों की ओर। तो इसमें जो हमें सबसे पहले सवाल पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं, अंडर रूट में कोई एक संख्या दी रहेगी, जैसे मान लो अंडर रूट 2 दे दिया गया, अंडर रूट 3 दे दिया गया, अंडर रूट 5 दे दिया गया। हमें सिद्ध करना रहेगा कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं या नहीं। ठीक, तो इसी में सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई संख्या अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अंडर रूट 2, पहला सवाल हमने ले लिया अंडर रूट 2। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है थोड़ी देर के लिए। ठीक, आंसर जब आप देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो कि हमें सिद्ध करनी है अपरिमेय संख्या है, इसे हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इररेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको यही चीज इंग्लिश में लिखनी तो आप लिख सकते हैं, लेट अंडर रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, खैर मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ। तो अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या के बारे में अभी हमने क्या बताया था कि जहां अंश बटे हर
अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये लाइन थोड़ा याद करने वाली है, एक बार याद कर लीजिएगा। इतनी लाइन आपको याद करनी है जो अभी लिखने जा रहे हैं यहाँ तक कि माना से लेकर के, बाकी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के अनुसार चलेगा, ठीक है। जहाँ P बटे Q यानी कि अंश बटे हर सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इनको, पूर्णांक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि हर का मान शून्य नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की हमने परिभाषा में पढ़ा था वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर हर का मान शून्य ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अब आप सोचेंगे कि हमारा जो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य का मतलब क्या है, सह अभाज्य का मतलब इन दोनों, यहाँ पे P लिखा है, मतलब यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, कोई संख्या देते हैं, जैसे 2 है और 4 है, ठीक। ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपस में कट रही हैं, ये आपस में कट रही हैं, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं। और जब ये मतलब ये समझिए कि जैसे 2/4 है, ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 2 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं, यानी कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो ये अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो ये संख्या हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं, एक दूसरे से विभाजित, मतलब जो एक समांतर एक बराबर संख्या से कट जाएं, वो हो जाएंगी क्या, सहभाज्य संख्याएं। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि जैसे 1 है और 1 नहीं कोई और मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमें नॉर्मली आ जाता है। मान लीजिए हमने ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 5, बाकी 1 से भी होता है, ठीक है। अब 4 और 5 इनमें क्या आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जिससे कि कोई ऐसी संख्या आप सोच सकते हैं जैसे 4 भी कट जाए 5 भी कट जाए और हाँ 1 ना हो, कि आप ले लीजिए यहाँ पर 1 नहीं, 1 के बाद कोई भी ऐसी संख्या, 2 है 3 है, कोई भी संख्या ले लीजिए, नहीं कट रही ना, तो यहाँ पर ये जो संख्या होगी ये हमारी हो जाएगी सह अभाज्य संख्या, ठीक। ये तो खैर समझने वाली बात थी। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। तो इतनी जो लाइन है आपको, ये आपको लगभग हर सवाल के लिए चाहे याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए, ठीक है। समझ तो आए ही होंगे जहाँ तक, वैसे थोड़ा मेरा समझाने का तरीका नया है, इस वजह से आप लोगों को कम समझ में आएगा, मुझे पता है, ठीक। अब √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ P बटे Q पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जहाँ P बटे Q सहभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, √2 जब एक परिमेय संख्या है तो उसे हम √2 बटे बराबर P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि √2 बराबर P बटे Q, जहाँ P बटे Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q यानी कि हर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। चलिए √2 इक्वल टू P बटे Q। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, सिर्फ एक संख्या लिखी है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर P बटे Q है, ठीक। तो अब हम ब्रैकेट खोलने के लिए क्या, अंडर खोलने के लिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ अंडर लगा हुआ है, अंडर खोलने के लिए क्या करेंगे, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब कैसे आएगा, ये तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। कोई भी संख्या अगर अंडर में लिखी हुई है, उसके नीचे कुछ भी हो, a हो, b हो, x हो, y हो, 1 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, अनंत तक हो, अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते टाइम जो हमारा अंडर है वो हट जाएगा और जो पूरी संख्या है वो एकदम शुद्ध हो जाएगी, साफ तरह से बाहर आ जाएगी अंडर से, ठीक है। तो इसलिए जब हम √2, √3 कोई भी संख्या हो अंडर के अंदर उसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, पूरी संख्या बाहर आ जाएगी। आ गया क्या, 2।
तो बराबर, अब p बटे क्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, p बटे क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर इधर करेंगे, एक स्क्वायर इधर करेंगे, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, p का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, और q का जब 2 बार गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, इस वजह से ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ठीक। आ गया, एकदम आसान था। तो 2 बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देते हैं। चलिए, तो ये जो क्यू स्क्वायर यहाँ बटे में था इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो गुणे हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के जब 2 से गुणा करें तो आ जाएगा हमारे पास 2q स्क्वायर। इधर क्या बचा, p स्क्वायर बचा, क्योंकि q स्क्वायर तो उधर चला गया, p स्क्वायर बचा, ठीक। अब देखिए हम ये जो 2 है इसको इधर ले जा सकते हैं बटे में कि नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बटे 2, p स्क्वायर बटे 2, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि बटे में हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसलिए p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, ठीक। ये हो गया। अब p स्क्वायर कोई भी संख्या है, अगर वो सम संख्या है, जैसे 4 है, तो 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 16 आएगा, और ये आएगा कोई विषम संख्या ले लेते हैं 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। यानी कि जब हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो आता है क्या, सभी संख्या आती है, और जब विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या आती है। अब ये बताइए कि 16 जो है ये एक सम संख्या है, 16 सम संख्या है ना, और 2 जो है ये सम संख्याओं को ही काटता है। अब 16 का जब हम अगर अंडर रूट करें तो आएगा हमारे पास 4 आएगा, है ना। 4 क्या है, 4 भी एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो 4 भी तो 2 से कटेगी, यानी कि समझाने का मतलब ये था कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो हमारा p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। p भी 2 से विभाज्य होगा। अब जब p 2 से विभाज्य होगा तो हम p की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे गुणे में मतलब 2 कर दें और आगे कोई और चल ले लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर 2c मान लेते हैं, p बराबर 2c मान लेते हैं, माना p बराबर 2c, क्योंकि 2 से तो कट ही रहा है, माना p बराबर 2c, ठीक। तो अब 2c स्क्वायर ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब p बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर p बराबर जो 2c दिया था इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। फिर देखिए q स्क्वायर इधर लिखा है, q स्क्वायर इधर क्या लिखा है, p स्क्वायर, तो p की जगह हम क्या लिखेंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर, ठीक। 2c का मतलब होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि p का पूरा मान 2c था, तो इस तरह से 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा, बटे कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। अब देखिए 2c का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2c गुणे 2c, तो 2 दूनी 4 हो गया, c का c से गुणा करेंगे c स्क्वायर, 4c स्क्वायर आया, ठीक। तो q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4c, सॉरी थोड़ा नीचे लिख देते हैं, q स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 4c स्क्वायर बटे 2, ठीक। अब ये जो 2 है 4 को तो काटेगा ही, तो 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2c स्क्वायर बचा, 2c का होल स्क्वायर नहीं, c के ऊपर खाली लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा, टोटल नहीं, खाली बचा क्या 2c स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक। ये लाइन याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं, अब इधर लिख देते हैं, अच्छा जगह बची थोड़ी, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा फैला दिया सवाल, बाकी इतना लंबा होता नहीं है। 2c स्क्वायर आ गया, अब q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया, ये देखिए इधर लिख देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था
2c²। तो हम इस 2 को इधर इसके बटे में ले जा सकते हैं, यहाँ गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, बटे में ले जा सकते हैं ना। तो q² बटे 2 इक्वल टू c²। अब ये देखिए यहाँ पर भी यही हुआ था, ये देखिए थोड़ा मैचिंग लिख रहा है, बटे में दोनों की 2 है, बटे में 2 है, और हमने क्या किया था p² 2 से विभाज्य होगा। इसी तरह यहाँ q² के बटे में क्या है 2 है, इसलिए अतः q² भी q² डायरेक्ट लिखते हैं, q² 2 से विभाजित होगा, q² 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि q जो है ये भी 2 से विभाजित होगा। अभी यहाँ सम वाला समझाया था ना, q भी 2 से विभाज्य होगा, या फिर q भी 2 से विभाजित होगा। राइटिंग थोड़ा समझ जाइएगा, आप लोग बोल तो रही हो ना, तो q भी 2 से विभाजित होगा। अतः अब हम यहाँ से याद करने वाली चीज है, तो चाहे याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अतः P भी यहाँ पे Q भी 2 से कट रहा है, P भी 2 से कट रहा है। अब जब 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे से कटती है तो क्या हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, त्रिभुज वाले, सर्वांग समता वाले में उभयनिष्ठ वाला, जब 2 चीजें एक दूसरे के बराबर होती तो उभयनिष्ठ होती हैं। इसी तरह P तथा Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ यानी ये जो बराबर में हो, आपस में बराबर हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है ये देखो 2, ये देखो 2 है ना, गुणनखंड 2 है, किंतु 2 है। अतः P तथा Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। लेकिन अभी हमने यहाँ पढ़ा क्या कि ये सहवाच्य पूर्णांक है, यानी कि ये दोनों कभी भी किसी ऐसी संख्या से नहीं, एक सेकेंड, यानी कि ये दोनों आपस में, इन दोनों को काटने वाली कोई अलग संख्या नहीं होनी चाहिए। अब हमने तो यहाँ सहवाच्य लिखा है, यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है कि 2 से ये दोनों कटती हैं, यानी कि हमारी गणना गलत है। तो ऐसे लिखते हैं, पहले सहवाच्य संख्या वाले लिखते हैं। अतः किंतु इससे इस तथ्य का यानी कि इस बात का जो हमने मानी थी का विरोधाभास, यानी कि उल्टा विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है P/Q √2 बराबर P/Q, जहाँ P/Q सहभाज्य पूर्णांक है। इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P/Q सहअभाज्य पूर्णांक, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, सहअभाज्य हैं, ये भी लिख सकते हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P/Q सहअभाज्य पूर्णांक है, और ये जो विरोधाभास है ये हमारी गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ। ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। हमारी कल्पना गलत हो गई ना, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है, गलत साबित
होती है। आपने माना क्या था, हमने कल्पना क्या की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमारी कल्पना गलत हो गई है, तो परिमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय। यानी कि जो हम लिखेंगे, अतः जो हमारी √2 है ये परिमेय संख्या नहीं है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। यानी कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस यही हमको आंसर लाना था। यहाँ आप लिख दीजिए प्रूव। ठीक, अब देखने में सवाल भले बड़ा लगे क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है और काफ़ी बढ़ा चढ़ा के मैंने बड़ा बड़ा लिखा भी है। ठीक है, इसलिए राइटिंग की वजह से शायद आपको गड़बड़ लगे। बाकी ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का है। ठीक है, ये है हमारा पहला सवाल और ये सवाल 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। 2, 4, 6 किसी भी नंबर में आ सकता है और ज़्यादातर ना ये 4 नंबर वाले में देखने को मिलता है नॉर्मली, मतलब 50% चांसेस में। बाकी जो बचे 50% उसमें क्या 2 में आएगा या फिर 6 में, और जब 4 के बाद 2 में आता है, 6 में बहुत कम ही आता है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एक सवाल हुआ ख़त्म। अब इसी तरह के और सवाल करने हैं और समय जो है ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज के लिए ये वाला सवाल देखते हैं। कल हम इसी तरह के √3, √5 ये 2 सवाल देखेंगे। मतलब एक सवाल समझाएंगे, इसी तरह के आप 2 और सवाल कर सकते हैं, या फिर हम कोई और सिखाएंगे जैसे कि 2 √2, 2 √3 ये वाले, इनमें से कोई भी एक सवाल समझाए, चाहे ये वाला समझाऊँ चाहे वो वाला। ठीक है, तो इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर मिलते हैं हम कल शाम को इसी टाइम से। तब तक के लिए जय भारत।